प्लांट्स के जो प्राइमरी टिश्यूज़ हैं वो हमने देख ली कौन कौन से प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। फिर हम प्लांट्स को अगर ऑब्ज़र्व करें तो जो ओल्ड ट्रीज़ हैं उनकी जो स्टेम है वो काफ़ी थिक होती है और वो प्लांट्स को सपोर्ट कर रही होती है और हार्ड भी बहुत होती है। तो वो कैसे फॉर्म होती है? उसकी फॉर्मेशन में सेकेंडरी ग्रोथ का बहुत ज़्यादा किरदार है और जो सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और मज़ीद ग्रो कर रहे होते हैं। इसी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से और इन्हीं सेकेंडरी टिश्यूज़ की वजह से उसकी जो विड्थ है यानी उसकी जो चौड़ाई है ट्री की स्टेम की वो इंक्रीज़ होती रहती है टाइम टू टाइम। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं प्लांट्स के वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स या तो ऊपर की साइड पे होते हैं यानी रूट शूट टिप्स पर, या तो फिर नीचे की साइड पर यानी रूट टिप्स पर मौजूद होते हैं। तो प्लांट्स के जो साइज़ है वो सिर्फ ऊपर की साइड पर और नीचे की साइड पर बढ़ना चाहिए, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो प्लांट की बीच में यानी स्टेम में हो रही होती है, और जैसे जैसे प्लांट पुराना होता जाता है उसकी स्टेम मोटी से मोटी होती चली जाती है। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है या सेकेंडरी टिश्यूज़ हैं ये इनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं और ये मज़ीद ग्रो करते हैं और इस तरह से साइज़ इंक्रीज़ होता है। जिस तरह इस प्लांट का साइज़ ऊपर से और नीचे से इंक्रीज़ होता जाएगा उतना ही इसकी जो स्टेम है या इसका जो तना है ये भी मज़ीद चौड़ा होता चला जाएगा ताकि प्लांट को अच्छी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये तो बेसिकली रीडिंग टॉपिक से, लेकिन फिर भी टॉपिक है पूरा सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज़ का। लेकिन इसमें से थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ कि एक चीज़ होती है कॉर्क कैम्बियम और एक चीज़ होती है वैस्कुलर कैम्बियम। तो इनसे जो टिश्यूज़ बनते हैं उनको हम कहते हैं सेकेंडरी टिश्यूज़। शुरू में एक जाइलम की फॉर्मेशन हो जाती है, उसके बाद जब प्लांट्स ओल्ड हो जाते हैं ना थोड़े से, तो उस वक्त ये सेकेंडरी टिश्यूज़ सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और प्राइमरी जाइलम जो बीच में मौजूद होती है उसके साथ साथ जो वैस्कुलर कैम्बियम है, वैस्कुलर कैम्बियम इस तरह से स्टेम है ना, इसी के दरमियान वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर मौजूद होगा, और एक पार्ट होता है जो कहलाता है कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम कुछ चीज़ इस तरह से प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कोई यूज़फुल चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, जबकि वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो बीच में यहाँ पर सेकेंडरी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा, यानी सेकेंडरी जाइलम बनाना स्टार्ट कर देगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनाना स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने गिवन है कि अगर हम नॉर्मल स्टेम की बात करते हैं तो ये इस तरह की होती है। यहाँ पर यंग स्टेम की बात करें तो ये पिथ होता है, ये कॉर्टेक्स होता है बीच वाला पोर्शन, पिथ बीच वाले पिथ इस सेंटर वाले पोर्शन को पिथ कहते हैं, इसको कहते हैं हम कॉर्टेक्स, और ये हमारे पास वैस्कुलर बंडल है। लेकिन जब प्लांट थोड़े से ओल्ड हो जाते हैं तो यहाँ पर इसके बीच वाले पोर्शन में भी ना ये पोर्शन बन जाता है वैस्कुलर कैम्बियम। फिर ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये सेकेंडरी जाइलम को ग्रो करवाता है, टाइम टू टाइम ये सेकेंडरी जाइलम ग्रो करवा रहा होता है, और वो सेकेंडरी जाइलम भी इस प्राइमरी जाइलम के साथ जो कि बीच में मौजूद होती है वर्क कर रही होती है अपना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो जाइलम होती है चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो एक टाइम के बाद उसके अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो जितनी देर में ये कोई जाइलम वेसल पुरानी हो और ब्लॉक हो जाए उतनी देर में नई भी बन चुकी होती है। तो इस तरह से प्लांट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाए कि प्लांट्स की जो जाइलम्स हैं, जाइलम वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं, ट्रैकिड्स ब्लॉक हो जाएं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, तो प्लांट डाई हो जाए। लेकिन नॉर्मली जो है ऐसा होता है कि प्लांट डाई नहीं होता, इतनी देर में नई बन जाती हैं। तो न्यू जाइलम्स की फॉर्मेशन होती है, ये न्यूली फॉर्म्ड जाइलम्स होती हैं और फ्लोएम्स होती हैं, वो कंडक्शन का काम वो कर रही होती हैं, और ये चूँकि ख़राब हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मटीरियल जमा हो जाता है इनके अंदर। वो मटेरियल रबर की फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है, वो मटेरियल गम्स यानी जो गोंद होती है दरख्त की उसकी फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है, या फिर जो है किसी भी और फॉर्म में ये मटेरियल बाहर निकल रहा होता है। निकलता कहाँ से है? जो सेकेंडरी जाइलम या प्राइमरी जाइलम जब ब्लॉक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें फंसी रह जाती हैं, वो फिर बाद में बाहर आती हैं, और वो उसको हम या तो गम्स कह रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर, कभी और जिस ट्री से वो निकल रही होती हैं उस ट्री के मुताबिक हम उन मटेरियल को नाम दे रहे होते हैं। जैसे गम्स का नाम दे रहे होते हैं
कभी रेजिन का नाम दे रहे होते हैं, कभी पिगमेंट्स कह रहे होते हैं, कभी टैनिंग्स कर रहे होते हैं। ठीक है, ये तीनों चारों पांचों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरह इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी ट्री से क्या निकलेगा और उसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ है हार्डवुड और एक चीज़ है सैपवुड। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, और ये टिश्यूज़ होते हैं यंग होते हैं, यंग टिश्यूज़ होते हैं, तो इनमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इस वजह से इनको कहा जाता है सैपवुड। और जो बाहर वाली जो कंटेंट है इसको कहा जाएगा हार्डवुड। इसी तरह फेलोजिन क्या होता है, फेलोडर्म क्या होता है, लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ आप जो है वो रीडिंग टॉपिक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ ये डिटेल। इंशाल्लाह इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से बहुत कम आते हैं। और जो डायग्राम्स बनी हुई हैं इनको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ये डायग्राम यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में दी होती है, लेकिन जो रियल डायग्राम है आप इसकी गूगल से आके सर्च भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सपोर्ट इन प्लांट्स का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, मूवमेंट इन प्लांट्स का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। मूवमेंट प्लांट्स के अंदर लोकोमोटिव मूवमेंट्स नहीं होती। लोकोमोटिव मूवमेंट्स हम कह सकते हैं कि उन प्लांट्स में पाई जाती हैं जैसे कि प्रोटोजोआ के कुछ मेंबर्स होते हैं, या बहुत ही प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ये लोकोमोशन पाई जाती है। एल्गी टाइप के कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वाटर के अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जो समंदर में हम देखते हैं कि कुछ पौधे और कुछ बेलें आ रही होती हैं, वो बेलें कहीं से टूट के नहीं आ रही होती, ज़्यादातर केसेस में वो एल्गी होती है, सीवीड जिसको कहा जाता है, और वो पानी के साथ साथ ही जहाँ जहाँ पानी जाता है वहाँ वहाँ उसके साथ साथ चलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी लोकोमोशन हो रही है, लेकिन ये लोकोमोशन सी की वजह से हो रही है। सी का जो वाटर है वो आगे पीछे हो रहा है, तो उसकी वजह से उनकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो ख़ुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हैं। प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर मूवमेंट्स हम कह सकते हैं कि ग्रोथ की वजह से होती हैं, कि एक महीने पहले एक पार्ट जो है यहाँ था वो बड़ा होकर आगे चला गया, तो इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई थोड़ी सी, या उसकी जो रोशनी मिल रही थी वो उसकी थोड़ा सा डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, उसकी जगह चेंज कर दी, तो उसकी जो स्टेम है वो थोड़ी सी मूव हो गई, बेंड हो गई। तो ये मोशन भी जो है वो ग्रोथ के हवाले से मोशन कहलाती है। फिर जो बाकी की मूवमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर वो हमें वो भी पढ़ना है। एक होती है इंड्यूस्ड मूवमेंट, एक होती हैं ऑटोनॉमिक। ये जो मूवमेंट्स होती हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, ये किसी इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होती हैं, और जो इंड्यूस्ड मूवमेंट्स होती हैं या पैराटोनिक मूवमेंट्स हम इनका दूसरा नाम है, ये किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के अंदर फिर मज़ीद लोकोमोटिव मूवमेंट आ जाती है, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट आ जाती है, और टर्गर मूवमेंट आ जाती है। जबकि इंड्यूस्ड मूवमेंट के अंदर फोटोट्रॉपिज्म आ जाता है, जियोट्रॉपिज्म आ जाता है, और उस टाइप की दूसरी मूवमेंट्स आ जाती हैं। पहले ये ख़याल किया जाता था कि प्लांट्स लोकोमोशन नहीं करते, प्लांट्स मूव नहीं करते, लेकिन ये फिर भी क्या कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि रेस्पायरेशन चल रही होती है इनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। लेकिन फिर बाद में ये चीज़ चेंज हो गई। हम अगर ऑब्ज़र्व करते हैं बग़ैर कुछ, हम अगर किसी भी प्लांट को कुछ देर के लिए ऑब्ज़र्व करते रहें तो हमें पता नहीं चलेगा कि मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं कभी, और कभी कभी फास्ट भी होती हैं। तो जो फास्ट मूवमेंट होती हैं वो तो कभी कभार ही होती हैं, लेकिन जो स्लो मूवमेंट्स होती हैं वो भी एक तरह की मूवमेंट है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। तो पहली जो मूवमेंट है वो लोकोमोटिव मूवमेंट कहलाती है। लोकोमोटिव मूवमेंट में प्लांट के पार्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है साइक्लोसिस के प्रोसेस के थ्रू मुसलसल मूव कर रहा होता है हर सेल के अंदर। फिर कुछ जब भी सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो आपको मालूम है सेल साइकिल हमने पढ़ा था। सेल साइकिल इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी चल रही होती है, जो हमने एनिमल्स के अंदर पढ़ी थी। तो वो जो एनिमल्स की सेल साइकिल है, प्लांट्स की जो सेल साइकिल है, इसमें इसके क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है, तो ये भी एक तरह की लोकोमोटिव मूवमेंट।
फिर जो लोअर प्लांट्स हैं या जो प्रोटोजोन्स हैं उनमें सीलिया मौजूद होते हैं या फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से वो मूव कर रहे होते हैं। तो ये मूवमेंट भी लोकोमोटिव मूवमेंट होती है, जिसमें वो अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और जो मूवमेंट होती है वो स्पोर्स की मूवमेंट होती है, या फिर जो लोअर प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर जो हम कह लें कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो मेल गैमेट्स ट्रैवल करते हैं फीमेल गैमेट्स तक के। तो फीमेल गैमेट्स तक इसी ऐसे ही ट्रैवल नहीं कर जाते जब तक के उनको स्टिमुलस ना मिले। और वो जो लोकोमोटिव मूवमेंट होती है, लोकोमोटिव मूवमेंट करते हुए, क्योंकि जो फीमेल हम कहने सेल्स होते हैं वो एक ख़ास टाइप का केमिकल रिलीज़ करते हैं और वो केमिकल अट्रैक्शन की वजह से उसकी तरफ चले जाते हैं। तो लोकोमोटिव मूवमेंट तो है, लेकिन ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से है। खैर, इसको भी हम आगे रख के मज़ीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे क्या चीज़ है ये। जो दूसरी टाइप है इंटरनल स्टिमुलस की वजह से होने वाली मूवमेंट्स है, वो है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट। ग्रोथ एंड कर्वेचर में हमने देखा है कि ट्रीज़ या प्लांट्स उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। कोई बहुत लंबा है, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, कोई किसी की शाखें मुड़ी हुई हैं, किसी की शाखें ज़्यादा बेंट हैं, किसी की शाखें ज़्यादा हैं। तो ये जो मूवमेंट होती है ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट होती है, जिसमें प्लांट अपनी एनर्जी की रिसोर्सेज के मुताबिक या अपनी जो भी उसकी जिस तरह से उसको वाटर मिल रहा है, जिस तरह से उसको लाइट मिल रही है, बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को अरेंज करेगा और इस तरह से अरेंज करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एनर्जी को कैप्चर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वो एब्जॉर्ब कर सके और ग्रोथ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये जो मूवमेंट होती है ये ग्रोथ मूवमेंट होती है। फिर कर्वेचर मूवमेंट क्या होती है कि उसमें एक कर्व फॉर्म हो जाते हैं कभी कभार प्लांट्स के अंदर, तो वो कर्वेचर मूवमेंट होती है। ये ग्रोथ मूवमेंट की वजह से भी हो सकती है और किसी और वजह से भी हो सकती है। और कुछ वजहें क्या होती हैं कि आपने अक्सर बेलों को देखा होगा कि बेल को किसी भी चीज़ पे हम लगा देते हैं, रस्सी पे लगा देते हैं, तो वो उसी रस्सी के इर्द गिर्द चलती रहती है और उसी रस्सी पे पूरी तरह से लिपट जाती है। ये लिपटना जो होता है ये प्लांट सेंस कर लेता है कि किस तरफ जो है वो उसको सपोर्ट मिलने वाली है और इसके इर्द गिर्द वो एक कर्व फॉर्म कर देता है और ये मूवमेंट होती है। इसी तरह से हम किसी लकड़ी के साथ किसी रनर को लगा दें या बेल को लगा दें तो वो उस लकड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ भी चला जाएगा और साइड वेज में अगर कुछ लगा दें तो उस साइड वेज पर भी एक कर्वेचर बनता चला जाएगा। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, क्योंकि ये कर्व की वजह से भी हो रही है और ग्रोथ की वजह से भी हो रही है। ग्रोथ की वजह से इसमें कर्व फॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से इसको ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट कहा जाता है। जो हम ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट्स देखते हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है न्यूटेशन और दूसरी होती है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट से मुराद ये होता है कि लीव्स के खुलने बंद होने का अमल या प्लांट के किसी भी पार्ट के खुलने और बंद होने का अमल, ये नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। न्यूटेशन जो है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रनर्स किस तरह से ऊपर चढ़ जाते हैं किसी भी चीज़ के, उछल कूद के नहीं चढ़ते, लेकिन उनकी ग्रोथ होती रहती है और वो साथ साथ जो है उसके ऊपर जिस चीज़ से उनकी सपोर्ट मिली होती है उसी चीज़ के चारों तरफ लिपटते हुए वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये मूवमेंट जो होती है कहलाती है न्यूटेशन। और दिन और रात की वजह से इनका पौधों का खिलना लीव्स का खिलना या बंद होना ये नेस्टिक मूवमेंट कहलाता है। लेकिन दिन और रात की वजह से अगर ये चीज़ हो रही होगी तो ये चीज़ हमारे पास इंटरनल स्टिमुलस की वजह से नहीं होगी बल्कि एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगी। कुछ लीव्स होते हैं कि जब छोटे होते हैं तो वो राउंड हुए होते हैं, बंद हुए होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे ग्रोथ करते चले जाते हैं वैसे वैसे वो खुलते चले जाते हैं और वो ब्रॉड होते चले जाते हैं। तो ये मूवमेंट जो है ये नेस्टिक मूवमेंट के अंडर में आ सकती है, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट के अंडर में आ सकती है। फिर जो फूल होते हैं वो पहले कलियों की फॉर्म में होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं और मुकम्मल खिल जाते हैं। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं ये इनके अंदर ग्रोथ हो रही है और एक कर्वेचर मूवमेंट है, एक राउंड मूवमेंट है, या हम यूँ कह लें कि ग्रोथ की वजह से होने वाली मूवमेंट है जिसकी वजह से इनका जो पेटल्स हैं वो खुल जाती हैं। तो ये मूवमेंट नेस्टिक मूवमेंट कहलाती है।
फिर आगे है टर्गर मूवमेंट। टर्गर प्रेशर प्लांट के सेल्स का चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट होती है। फिर ये देखिए इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि माइमोजा प्लांट्स के अंदर टर्गर मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है।